हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आपका पुनः अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जीएस का महामैराथन लेने वाले हैं। लगभग सभी विषयों को, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, उत्तर प्रदेश, सभी को संयुक्त रूप से इसमें मैंने समावेशित किया है। ये एक ऐसा वीडियो होगा जो सदाबहार होगा। कभी भी कोई परीक्षा आप देंगे, यहां से प्रश्न आपके बराबर पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पूरी संभावना है कि आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देख लीजिए, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग मैंने बनाए, कुछ जगह मिक्स भी मैंने कर दिया है। थोड़ा समय लगेगा, आप इसको बड़े धीरज के साथ, इत्मीनान के साथ सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। स्पीड ही बढ़ा के देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो पूरा देख लीजिएगा। ये मेरा आपसे अनुरोध है। तो आइए दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे आज, है ना। हम यहीं से शुरुआत करेंगे दोस्तों, अपना यहीं से शुरुआत करेंगे और सदाबहार क्लास है दोस्तों। इसमें ध्यान रखिएगा, पहला बिंदु जो हमारा आज का होगा वो विश्व के घास के मैदान होंगे। तो कलर देख लें दोस्तों, कलर विश्व के घास के मैदान। प्रायः आपकी परीक्षाओं में एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है। विश्व के घास के मैदान में ले जाकर आपको खड़ा कर देगा और पूछेगा ये घास के मैदान कहाँ उपस्थित है, या ये शीतोष्ण घास के मैदान है या उष्ण। उष्ण मतलब जो होते हैं जो गर्म थोड़े से होते हैं, और शीतोष्ण मतलब ठंडे प्रदेश के जो घास के मैदान हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की जब हम बात करें तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं, कैसे पास लाना है, कैसे पास लाना है, यहां आपका है, ठीक है। तो कैसे से कंपास, कंपास के घास के मैदान, कैंपास के घास के मैदान कैसे है मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। सेलवास, से सेलवास घास के मैदान, पा से पार्कलैंड, स से सवाना और लाना से लानूस। ये सभी घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। ये ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है। कौन कौन, कैंपास, सेलवास, पार्कलैंड, सवाना और लानूस। आगे देखते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान की बात करें दोस्तों तो इसका ट्रिक है, प्रिया वेल्डिंग पंप डाउन है। प्रिया वेल्डिंग पंप डाउन है। प्रिया से प्रेयरीज, वेल्डिंग से वेल्ड, पंपास से पंपास, पंप से पंपास और डाउन से। ये सभी जो है शीतोष्ण घास के मैदान हैं। कैसे घास के मैदान है साथियों, शीतोष्ण घास के मैदान है। स्टेपीज भी शीतोष्ण घास का मैदान है, ये आपको ध्यान रखना है। बड़े शिकारों की भूमि उष्णकटिबंधीय घास सवाना प्रदेश को कहते हैं, सवाना प्रदेश को कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। यह घास के मैदान लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं, ठीक। बड़े शिकारों की भूमि किसको कहा जाता है, सवाना प्रदेश के घास के मैदान को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान कौन है, प्रेयरीज, वेल्ड, पंपास और डाउन्स हैं। अगला, अब ट्रिक देखेंगे हम लोग कि कौन कहां पर है। तो प्रेयरीज घास के मैदान कहां है, उत्तरी अमेरिका। इसका ट्रिक क्या है, उत्प्रेरक। इसका ट्रिक क्या है, उत्प्रेरक। ऊ से उत्तरी अमेरिका, प्रेरक से प्रेयरीज। ऑस्ट्रेलिया डाउन है, ऑस्ट्रेलिया डाउन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया डाउन है। ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया और डाउन से घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया डाउन है, ऑस्ट्रेलिया डाउन है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अफ्रीका से वेल्ड पार्क कर, है ना, अफ्रीका से वेल्ड पार्क कर दे भाई। तो अफ्रीका से अफ्रीका,
सवाना से शेष सवाना के घास के मैदान जो कि पूर्वी अफ्रीका में, सवाना घास के मैदान अफ्रीका में कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका में है। वेल्ड घास के मैदान अफ्रीका में कहाँ है? तो दक्षिणी अफ्रीका में है। पार्कलैंड घास के मैदान अफ्रीका में कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में है। कौन कौन? सवाना, वेल्ड, पार्कलैंड कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक, चलिए आगे। बाजी कैंप में है, बाजी से ब्राजील, कैंप से कैंपास। कैंपास घास के मैदान कहाँ है? ब्राजील में है। हंगरी पुष्ट है या हंगरी की पुष्टि करो, हंगरी की पुष्टि करो, हंगरी से हंगरी, पुष्टि से पुष्टोज घास के मैदान। पुष्टोज घास के मैदान दोस्तों कहाँ है? हंगरी में है। हंगरी में है। श्रीलंका को पाट लो, चलो भैया मिलकर श्रीलंका को पाट लेते हैं। पटाना घास के मैदान, पटाना घास के मैदान कहाँ है? तो श्रीलंका। वैन लाना, तो वैन लाना, वैन लाना से वेनेजुएला, और लानोज घास के मैदान, लानोज घास के मैदान कहाँ है? वेनेजुएला में है। बाजी कटिंग कर, बाजी कटिंग कर कंपोज कर रहा है, बाजी कटिंग कर कंपोज कर रहा है। बाजी से ब्राजील, और कटिंगा घास के मैदान और कंपोज घास के मैदान कहाँ है? ब्राजील में। कटिंगा घास के मैदान और कंपोज घास के मैदान कहाँ है? ब्राजील में है। अगला, कांगो, कांगो यानी जारे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखिएगा, कांगो यानी जारे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये महत्वपूर्ण। पो नदी इटली में प्रवाहित होती है। पो नदी कहाँ प्रवाहित होती है दोस्तों? तो इटली में प्रवाहित होती है। इस नदी को इटली की गंगा कहते हैं। इस नदी को इटली की गंगा कहते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी टी क्यांग है। यांगसी टी सी क्यांग है जो चीन से बहते हुए प्रशांत महासागर में गिर जाती है। चीन से बहते हुए कहाँ गिर जाती है? प्रशांत महासागर में। ये कहाँ की सबसे बड़ी लंबी नदी है? तो एशिया की, एशिया की। पृथ्वी के भूपटपटी में पाए जाने वाले तत्वों की बात करें दोस्तों, कि पृथ्वी की भूपटपटी में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? सामान्यतः आपसे यही प्रश्न ज्यादा पूछता है। तो सबसे ज्यादा भूपटपटी में क्या पाया जाता है? 46.6% ऑक्सीजन, सिलिकॉन 27.7% पाया जाता है, और एल्यूमिनियम 8.9% पाया जाता है। लेकिन अगर हम द्रव्यमान के रूप से देखें कि समस्त पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व कौन है, तो लोहा है 35.5%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15% और मैग्नीशियम 13% पाए जाते हैं। यार 0 नहीं होगा भाई, ठीक है, पाए जाते हैं। ठीक, चलिए, विश्व की जनजातियां बहुत अच्छा प्रश्न है कि विश्व की जनजातियां और उनके स्थान या स्थल के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। यहां से हमें तैयार होके जाना है। खिरगिज, खिरगिज कहां पाए जाते हैं? खिरगिज जनजाति कहां पाई जाती है? मध्य एशिया। बद्दू, बद्दू जनजाति कहां पाई जाती है? अरब के मरुस्थल में। अरब मतलब जहां बारिश नहीं होती है, बारिश नहीं होती है, नहाते धोते नहीं, इसलिए बदबू करते हैं, इसलिए बद्दू जनजाति होगी। ये मैं याद करने का ट्रिक बता रहा हूं कि बदबू करते हैं कहां करेंगे? जहां बारिश नहीं होगी, लोग नहाएंगे नहीं तो बदबू करेंगे। तो बद्दू जनजाति कहां है? अरब के मरुस्थल में है। एनु, एनु न से एनु, जापान में न है एनु, एनु में भी न है, ध्यान रखिएगा, है ना, जापान एनु। तो एनु जनजाति, एनु जापान में है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। बुशमैन, बुश मतलब बड़ा काला होता है, बुश है ना, बुश में ग्रीस व्रीस लगा देते हैं, काला जैसा होता है, बुश हो जाता है, काला हो जाता है, तो बुशमैन कालाहारी। बोरो ब्राजील, ब से बोरो, ब से ब्राजील, तो बोरो जो है जनजाति है कहाँ पाई जाती है? ब्राजील में पाई जाती है। ठीक, बंतु, बंतु जनजाति की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है दोस्तों। और मंगयार जनजाति की बात करें तो मंगयार जनजाति हंगरी में पाई जाती है। अफरीदी या मसूद, शाहिद अफरीदी का नाम आपने सुना होगा,
कहाँ पाए जाते हैं? पाकिस्तान में। अफरीदी जनजाति या मसूरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान में। लाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? म्यांमार में। मेरी लाई, ट्रिक है इसका, मेरी लाई, मेरी लाई। तो मेरी से क्या हो गया? म्यांमार, म्यांमार, और लाई से क्या हो गया? आपका लाई जनजाति। तो लाई जनजाति, मेरी लाई जब आप करेंगे तो लाई जनजाति कहाँ की है? तो लाई जनजाति म्यांमार की है। पिग्मी, पिग्मी जनजाति कहाँ की है? कांगो बेसिन की। और माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। नोट है कि अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का स्थल कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, विश्व के द्वीप, विश्व के द्वीपों का क्रम भी हमसे पूछता है दोस्तों, विश्व के द्वीपों का क्रम भी हमसे पूछता है। तो ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ है? ये डेनमार्क में है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन? ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। न्यू गिनी, न्यू गिनी द्वीप कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये दूसरा सबसे बड़ा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये क्रम से है दोस्तों, है ना। बोर्नियो, बोर्नियो द्वीप कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा है, अब विश्व का तीसरा है। मेडागास्कर की बात करें तो अफ्रीका का सबसे बड़ा है, अब विश्व का कौन सा है? चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन कौन? ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड द्वीप, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर। ग्रीनलैंड कहाँ पाया जाता है? डेनमार्क में। न्यू गिनी कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। बोर्नियो कहाँ पाया जाता है? एशिया में। मेडागास्कर कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। सागरी गर्त, अगर हम सागरी गर्त की बात करें कि सबसे गहरा गर्त किसका है, तो ये गर्त का जो है ये क्रम है दोस्तों। 3 गर्त हैं जो सर्वाधिक गहरे हैं, गहरे तो और भी हैं, लेकिन 3 को ही आप ध्यान रखिएगा। 3 के तीनों कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? प्रशांत महासागर में। कहाँ कहाँ? मैरियाना गर्त, टोंगा गर्त, क्यूराल गर्त और कमचटका गर्त। कौन कौन? मैरियाना गर्त, टोंगा गर्त, क्यूराल गर्त और कमचटका गर्त। ठीक, सागरों की लवणता का क्रम, यानी कौन से सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, यह भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसका ट्रिक है, लाभ फारस के, लाभ किसके हैं? फारस के हैं। तो लाभ फारस के हैं, तो ला से क्या हो गया आपका? लाल सागर, भ से क्या होगा? भूमध्य सागर, और फारस से क्या होगा? फारस की खाड़ी, और के से कैरेबियान सागर। ये क्रम से है। सागरों का लवणता, सबसे अधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? लाल सागर। अगर लाल सागर ऑप्शन में नहीं है तो भूमध्य सागर, या क्रम लगाने के लिए देगा तो लाल सागर के बाद भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी तीसरा, और कैरेबियन सी जो है वो चौथा है। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक लवणता, अगर पूछे कि विश्व में सर्वाधिक लवणता किसमें पाई जाती है, अगर वहां ऑप्शन वान झील है, सागर न पूछे, सर्वाधिक लवणता की बात करें तो सर्वाधिक लवणता वान झील में पाई जाती है। कितना पाई जाती है? 330%। फिर है मृत सागर, मृत सागर में क्या है? 238%। और ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में है, ये इसमें लवणता कितनी पाई जाती है? 220%। तो लवणता की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक लवणता वान झील में है 330%, मृत सागर में 238, ग्रेट साल्ट लेक में 220 है। ठीक। महासागरी धाराएं, महासागरी धाराओं से भी प्रश्न पूछता है कि हिंद महासागर की गर्म जल धारा कौन सी है। तो गर्म जल धारा में क्या है? गर्म अंगुली मौज में है, गर्म अंगुली मौज में है, तो गर्म से गर्म जल धारा, अंगुली से अंगुली हाथ जल धारा, मौज से मौजाम्बिक जल धारा और मेडागास्कर जल धारा। ये तीनों जल धारा हिंद महासागर की हैं और तीनों गर्म जल धाराएं हैं, तीनों गर्म जल धाराएं। प्रशांत महासागर की ठंडी जल धाराओं के बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इसका ट्रिक है, ओ प्रशांत कल पैर क्यों धो रहा था? ओ प्रशांत कल पैर क्यों धो रहा था? तो ओ से ओएसियो, प्रशांत से प्रशांत महासागर के ठंडी जल धाराओं की बात की जा रही है, और कल से कैलिफोर्नियो, पेरू से पेरू या हम्बोल्ट, और क्यों से क्यूराइल। ध्यान रखिएगा, क्यूराइल जो है ठंडी है धारा, ये ध्यान रखिएगा।
क्यूराई और क्यूराइल जो है ठंडी जलधारा है, ध्यान रखिएगा। ओयासियो, कैलिफोर्नियो, पेरू, हम्बोल्ट या क्यूराइल। अगला नेट है, देखिए नोट में, इसमें हम लोग देखें नोट में कि क्यूरेसियो धारा गर्म जलधारा है और क्यूराइल जलधारा क्या है, ठंडी है। क्यूराइल क्या है, ठंडी है, ये ध्यान रखिएगा। क्यूरोसियो और क्यूराइल में बड़ा कंफ्यूजन होता है और सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों जलधाराएं कहाँ की हैं, दोनों जलधाराएं ये आपके प्रशांत महासागर के हैं। तो क्यूरेसियो पूछेगा तो गर्म और क्यूराइल पूछेगा तो ठंडी, ठीक। क्यूरेसियो गर्म, क्यूराइल ठंडी। महासागरों का क्रम अगर देखें क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखें तो इसका ट्रिक है पैसा। पैसा इसका ट्रिक है दोस्तों। पी से पैसिफिक सागर यानी पी से प्रशांत महासागर, ए से अटलांटिक महासागर, आई से इंडिया यानी हिंद महासागर और एस से साउथ अफ्रीका यानी दक्षिणी सागर, है ना, और ए से आर्कटिक महासागर 5वें नंबर का महासागर। महासागरों का एक क्रम है, लेकिन किसके आधार पर है, ये क्षेत्रफल के आधार पर है। कौन कौन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी सागर और आर्कटिक महासागर। अगर हम गहराई, वो क्षेत्रफल के अनुसार था, अगर हम गहराई की बात करें तो भी PAI ही होगा पहले। पी से प्रशांत महासागर, ए से अटलांटिक महासागर और आई से इंडियन यानी हिंद महासागर की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, मेहनत बहुत होता है दोस्तों, मेहनत के हिसाब से थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों की अगर हम बात करें तो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, बड़ा कंफ्यूजन यहाँ होता है। ध्यान रखिएगा, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, रूस के बाद कनाडा है क्षेत्रफल में, फिर अमेरिका है, फिर चीन है। यही आके लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इस कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। फिर ब्राजील 5वें स्थान पे है, ऑस्ट्रेलिया 6वां, इंडिया 7वां और 8वें पे कौन है, अर्जेंटीना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश हैं, जिसमें इंडिया का स्थान 7वां है। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, 5वां ब्राजील, 6वां ऑस्ट्रेलिया, 7वां इंडिया और 8वां अर्जेंटीना है। विश्व की झीलों का अगर हम क्रम की बात करें आकार के अनुसार झीलों का, तो सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो कौन सी झील है, तो इसका ट्रिक है कैसी सुपर विक्ट्री है भाई, कैसी सुपर विक्ट्री है। कैसी से कैस्पियन सागर सबसे आकार के अनुसार सबसे बड़ा झील है, कैस्पियन सागर झील। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर सुपीरियर झील सबसे बड़ा है, तीसरे पर विक्टोरिया झील सबसे बड़ा है और चौथे पर है ह्यूरॉन झील। चौथे पे क्या है, ह्यूरॉन झील सबसे बड़ा। कौन कौन, कैस्पियन सागर, सुपीरियर, विक्टोरिया और ह्यूरॉन। इन कैसी सुपर विक्ट्री है। अगर झीलों का आकार के अनुसार बात करें तो इन्हीं का क्रम यही होगा। अगर विश्व की गहरी झीलों का क्रम, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये गहरा के स्थान पे हम गहराई के स्थान पर हम देखेंगे गहराई के रूप में, तो बेटा कैसा है, बेटा कैसा है, बेटा से बे से बैकाल झील सबसे गहरा झील, टंगानिका झील दूसरे नंबर की और कैस्पियन सागर झील तीसरे नंबर की। तो सबसे गहरी झील बैकाल, टंगानिका दूसरी गहरी झील, कैस्पियन सागर तीसरी गहरी झील। इसको लोग पहला लगा के चलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बैकाल झील, बैकाल है ना, बैकाल झील सबसे गहरी झील है। अब बात करते हैं जनसंख्या के अनुसार महाद्वीपों का क्रम। जनसंख्या के अनुसार महाद्वीपों के क्रम की बात करें दोस्तों हम, तो इसका ट्रिक है ए अफ्रीका यूं उत्तर दे, ए अफ्रीका यूं उत्तर दे। ए से एशिया महाद्वीप पहले स्थान पर है, दूसरे पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका है, अफ्रीका से यू से यूरोप महाद्वीप है। ये ध्यान रखिएगा, जनसंख्या के आधार पर है, ये जनसंख्या के आधार पर है। और उत्तर से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप चौथे पर है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप 5वें पे है। ऑस्ट्रेलिया आपका इसके बाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो जनसंख्या के आधार पर है दोस्तों, जनसंख्या के आधार पे है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का क्रम अब देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर महाद्वीपों का क्रम देखें तो ए अफ्रीका उत्तर देने आंटी यूं आई,
ए अफ्रीका आंटी उत्तर देने यूं आई, ए अफ्रीका उत्तर देने आंटी यूं आई। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ए अफ्रीका उत्तर देने आंटी यूं आई, है ना। तो ए से एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा, फिर दूसरे स्थान पे अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और चौथे पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और पांचवें पे अंटार्कटिका महाद्वीप है, और छठवें पे यूरोप महाद्वीप है, और सातवें पर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। वर्तमान में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? मैं कहूंगा 8 है। 8वें महाद्वीप का नाम क्या है जो भी हाल ही में खोजा गया है? आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। भारत के सांस्कृतिक संस्थान की अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक संस्थान कहाँ है और कब स्थापना हुआ, तो किसी की स्थापना पूछता है, किसी का स्थान पूछता है। तो ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। कहाँ की गई? दिल्ली में। संगीत नाटक अकादमी 1953 नई दिल्ली। राष्ट्रीय नाटक अकादमी 1959 में स्थापित की गई, और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना 1954 में नई दिल्ली में की गई। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहां पर है? पब्लिक लाइब्रेरी पटना में है। रामपुर राजा पुस्तकालय, ये उत्तर प्रदेश के रामपुर में है। कौन सा? रामपुर राजा पुस्तकालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है पार्क एवं सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पार्क एवं सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सभी परीक्षाओं के दृष्टि से। आईटी सिटी कहाँ है दोस्तों? तो आईटी सिटी लखनऊ है। विज्ञान नगरी कहाँ है? लखनऊ है। मंडी सिटी कहाँ है? लखनऊ है। बायोटेक्निकल पार्क कहाँ है? लखनऊ है। परफ्यूम सिटी किसको कहते हैं? कन्नौज को कहते हैं। मेगा फूड पार्क कहाँ है? बरेली में है मेगा फूड पार्क। प्लास्टिक सिटी कहाँ है? कानपुर में है। प्लास्टिक सिटी कहाँ है? कानपुर में है। साइबर सिटी भी कहाँ है? कानपुर। ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक सिटी, साइबर सिटी कानपुर में है। सबसे ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क लोग कानपुर लगा के चलाते हैं, जबकि उन्नाव के बंथर में होगा। ये उन्नाव के बंथर में है, ध्यान रखना है। वेब सिटी कहाँ है? वेब सिटी गाजियाबाद। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ है? नोएडा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ है? नोएडा। और टॉय सिटी कहाँ है? तो ग्रेटर नोएडा। टॉय सिटी कहाँ है? ग्रेटर नोएडा। फिर से देख लीजिएगा, आईटी सिटी लखनऊ, विज्ञान नगरी लखनऊ, मंडी सिटी लखनऊ, बायोटेक्निकल पार्क लखनऊ, परफ्यूम सिटी कन्नौज, मेगा फूड पार्क बरेली, प्लास्टिक सिटी कानपुर, साइबर सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव, वेब सिटी गाजियाबाद, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा, और टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में है। दोस्तों सेशन को जल्दी जल्दी शेयर करिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए तो फटाफट। ट्रोनिका सिटी कहाँ है भाई? गाजियाबाद में। अप्रैल पार्क कहाँ है? कानपुर और गाजियाबाद की सीमा पर है ना। अप्रैल पार्क दोनों जगह है, कानपुर और गाजियाबाद। निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ है? कानपुर और नोएडा में है। और एग्रो पार्क कहाँ है? तो हापुड़, बाराबंकी, वाराणसी, सहारनपुर और लखनऊ। ठीक, फिर से देख लेते हैं। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, अप्रैल पार्क कानपुर गाजियाबाद, निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कानपुर नोएडा, एग्रो पार्क हापुड़, बाराबंकी, वाराणसी, सहारनपुर और लखनऊ में है। दोस्तों मिड डे मील योजना कब शुरू हुई? तो मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को हुई। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब उत्तर प्रदेश में शुरू हुई? 2009 में। एक जिला एक उत्पाद कब शुरू हुई? 24 जनवरी 2018 को। पॉलिटेक्निक चलो अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। कन्या सुमंगला योजना किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश सरकार से है। उज्ज्वला योजना भारत सरकार ने कब शुरू की? तो 1 मई 2016 को। ठीक, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना को किसने शुरू किया? तो वित्त मंत्रालय द्वारा। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना किसने शुरू किया? उत्तर प्रदेश सरकार। एक नंद बाबा योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा है। नंद बाबा योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
चलिए आइए अब इसमें देखते हैं। यूपी का प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है? तो ये 1845 में बनारस अखबार है जो बनारस से प्रकाशित होती थी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इसके क्या थे? संपादक थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इसके क्या थे? संपादक थे दोस्तों। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इसके संपादक थे। यूपी का प्रथम उर्दू पत्र पूछा जाए तो 1846 में सदरुल अखबार था, जो कहां से निकलता था, कहां से छपता था? तो आगरा से। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी वन्य जीव विहार राज्य का प्रथम पक्षी विहार है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। ये शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी वन्य जीव विहार कहाँ है? तो उन्नाव में है। लाख बहोसी पक्षी वन्य जीव विहार सबसे बड़ा है 1988 में। कहाँ? कन्नौज। पटना वन्यजीव विहार 1990 कहां स्थापित हुआ? एटा में। यह सबसे छोटा पक्षी विहार है, सबसे छोटा वन्यजीव विहार है ये। पटना वन्यजीव विहार सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, एटा में है, 1990 में स्थापित हुआ था। वन्य तथा वन्य प्राणी किस सूची में है? तो वन्य तथा वन्य प्राणी जो है वो समवर्ती सूची में है। अगला, उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए? आपसे पूछ लेगा। या कौन कौन अधिवेशन हुआ, कहां हुआ, इसके बारे में आपसे पूछ लेगा। तो देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा ही अधिवेशन इलाहाबाद में 1888 में हुआ। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की। जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। पहला अंग्रेज कोई अध्यक्ष बना तो कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में। कहां बना? इलाहाबाद में बना। कब बना? 1888 में। इसको जॉर्ज यूले भी कहते हैं, यूल भी। आठवां भी इलाहाबाद में 1892 में हुआ और बीएमएस चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यूसी बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ये सभी यूपी में होने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष। कांग्रेस की मीटिंग की बात है, बैठक की बात है, अधिवेशन की बात है, भारत की आजादी से पहले की। ठीक। 15वां कहां हुआ? लखनऊ में हुआ। 1899 रमेश चंद्र दत्त इसकी अध्यक्षता करी थी। 21वां इंपॉर्टेंट है, ये बनारस में हुआ। 1905 में हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। इसी समय भारत का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है। 25वां इलाहाबाद में हुआ 1910 में। इसकी अध्यक्षता विलियम वेडबर्न ने करी थी। 32वां अधिवेशन जो है लखनऊ में हुआ दोस्तों 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता करी। यह भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी समय नरम दल और गरम दल मिल गए और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 32वें अधिवेशन में। फिर 41वां अधिवेशन 1925 में होता है दोस्तों। कहां होता है? कानपुर में होता है, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया। ये प्रथम भारतीय महिला थी कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली, प्रथम महिला। और महिला में कौन सी? भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला। अगर महिला में पूछेगा तो सरोजनी नायडू थी, लेकिन भारतीय में पूछेगा तो एनी बेसेंट थी, है ना। और ऐसे पूछेगा तो सरोजनी नायडू। 50वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ 1936 में। जवाहरलाल नेहरू इसके क्या हुए? अध्यक्ष। 9वां उत्तर प्रदेश में कुल 9 अधिवेशन हुए थे। 55वां अधिवेशन मेरठ में हुआ। क्रम का ये 9वां था उत्तर प्रदेश के क्रम का। 1946 में हुआ। जेबी कृपलानी। आजादी के समय भी यही अध्यक्ष थे। आजादी के समय भी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे। ठीक। उत्तर प्रदेश की अगर राजधानी की बात करी जाए तो 1836 से उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी और 1858 से यह प्रयागराज हो गई। जब 1857 में क्या हुआ था? 1857 की क्रांति। 1921 से लखनऊ थी लेकिन आंशिक थी, लेकिन 1935 में लखनऊ पूर्णतः क्या बन गई? पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी बन गई। राज्य पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ। और राज्य का बंटवारा कब हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को हुआ।
उत्तराखंड भारत से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया और 13 जिलों को लेकर उत्तराखंड या उत्तरांचल को बनाया गया। अब बात करते हैं भारत के आयोग की कि भारत के कौन कौन से आयोग हैं। तो नीति आयोग है, ये कैसा है, ये एक गैर संवैधानिक आयोग है। नीति आयोग जो है योजना आयोग का परिवर्तित रूप है, योजना आयोग का परिवर्तित रूप है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। योजना आयोग को बंद करके 1 जनवरी 2015 से इसको शुरू कर दिया गया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद भी क्या है, गैर संवैधानिक संस्थान है, संस्था है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय लगने से हमें लगता है कि संवैधानिक होगा, लेकिन ये संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक का मतलब है कि हमारे मूल संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, यह बाद में जोड़ा गया। क्षेत्रीय परिषद एक सलाहकार परिषद है और राष्ट्रीय एकता परिषद जो है एक समन्वयकारी निकाय है। ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट है, चारों बड़े इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग संवैधानिक आयोग के बारे में, दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई, ठीक दिखाई दे रहा है। संवैधानिक आयोग की बात करें तो संवैधानिक यानी हमारे संविधान में किसका किसका वर्णन है। अगर हम इसकी बात करें तो वित्त आयोग 280, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक आयोग है यानी निकाय है, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन है। परिसीमन आयोग भी संवैधानिक आयोग है, अनुच्छेद 82। लोकसभा के परिसीमन की बात होगी तो अनुच्छेद 82 और राज्यसभा के परिसीमन की बात होगी तो 170, ठीक। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग भी आपका एक संवैधानिक आयोग है, इसका उल्लेख 338 में मिलता है, 338-339 में, ठीक है ना। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 340 में इसका वर्णन है। यह भी एक संवैधानिक निकाय है, यह भी एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, ये ध्यान रखिएगा। संविधान में हमारे इसका वर्णन है। हमारे प्रशासनिक अधिकरण की बात करें तो यह भी एक संवैधानिक है और अनुच्छेद 323 के तहत इसका उल्लेख किया जाता है। अंतरराज्यीय परिषद, ध्यान रखिएगा यहाँ अंतरराज्यीय परिषद है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 263 के तहत है। यह भी एक संवैधानिक संस्थान है, संवैधानिक संस्था है जो कि संविधान में इसका वर्णन है। लोक सेवा आयोग या हम कहें राज्य सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग, ध्यान रखिएगा। ये दोनों क्या है, अनुच्छेद 315 में इसका उल्लेख मिलता है। राजभाषा आयोग भी संवैधानिक है, 344 में इसका उल्लेख मिलता है। 343 राजभाषा आयोग 343, ठीक है, 343-44, ठीक है ना। यह भी क्या है आपका संवैधानिक है। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियां और वर्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। संविधान सभा का प्रथम चुनाव कब हुआ, चुनाव की बात कर रहा है तो जुलाई 1946 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा में अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। और पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। भारत की स्वतंत्रता कब हुई भाई, भारत को स्वतंत्रता कब मिली, आजादी कब मिली, तो 1947 में मिली। संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, 12 जुलाई 1947। भाई जब राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया तभी तो 15 अगस्त को फहराया गया, तो ये अगस्त से पहले है, दिमाग में बना के रखिएगा। 22 जुलाई 1947। राज चिन्ह कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। प्रथम आम चुनाव कब हुए, तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ, 17 अप्रैल 1952। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ, तो 17 अप्रैल 1952। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ, तो 1951 में हुआ।
प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ? तो 1966 में, और फिर उसके बाद 1969 में हुआ द्वितीय। ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति चुनाव कब हुए? तो जनवरी 1952 में हुए। हालांकि 1950 में भी राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, लेकिन गणतंत्र होने के बाद जो है प्रथम जो है वो कब हुआ? गणतंत्र करें चुनाव यानी वोटिंग के आधार पे कब हुआ? जनता के द्वारा। तो जनवरी 1952। आपको यही करना है, इसको छोड़ दीजिए, मत परेशान हुई। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1952। योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1952। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1952 को। कहां से हुई? तो नागौर राजस्थान से शुरू हुई थी। चलिए, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम कब हुआ भाई? तो हिंदू विवाह अधिनियम जो है ये 1955। दहेज निषेध अधिनियम ये 1987 होगा दोस्तों। दहेज निषेध अधिनियम 1987। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में। वन्य जीव संरक्षण, देखिएगा वन्य जीव संरक्षण, लेकिन वन संरक्षण की बात करें तो वन संरक्षण 1980 में है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1951। और प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? जब भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया 26 अक्टूबर 1962 को। और राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1955 में। 1955 में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब बना? 1980 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1900 इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई? 1865। और फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई? 1931। फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई? 1931 में, ये ध्यान रखिएगा। प्रमुख संस्थाओं और सदस्य संख्या, प्रमुख संस्था कौन कौन सी है, उसमें सदस्य संख्या कितनी होती है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है। तो लोक लेखा समिति की बात करी जाए तो कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? 22, जिसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका अध्यक्ष जो है वो लोकसभा से चुना जाता है, न कि राज्यसभा से। यानी लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वो कहां से होगा? लोकसभा से होगा। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। जुड़वा बहन कहा जाता है। लोकसभा की प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से होते हैं, और अध्यक्ष भी यहीं से चुन लिया जाता है। अगर हम बात करें वित्त आयोग, तो वित्त आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिसमें 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 3, 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी अध्यक्ष होता है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त यानी सदस्य होते हैं। परिसीमन आयोग की बात करें तो इसमें भी 3 होते हैं, मुख्य 1 होंगे, अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। अगर हम राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें, इसमें रेखा शर्मा है, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो 6 है और 1 अध्यक्ष होंगी, और वो अध्यक्ष कौन होंगी? हमेशा महिला ही होंगी। ये आपको ध्यान रखना होगा कि महिला आयोग की अध्यक्ष सदैव महिला ही होंगी। ठीक है ना। नीति आयोग में 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 3 अंशकालिक और 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री होता है। न्यूनतम आयु अर्हता की बात करें, न्यूनतम आयु अर्हता की बात करें दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपके न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भी आपके पास आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 35। और राज्यपाल के लिए भी 35। लेकिन राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए 30 वर्ष होना अनिवार्य है, और सदस्य विधान परिषद के लिए भी 30 वर्ष।
अगर आप भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। सदस्य राज्य विधानसभा का भी कितना होगा? लोकसभा का है तो विधानसभा का भी 25। ग्राम प्रधान का 21 और विवाह योग्य लड़के की आयु 21 और विवाह योग्य लड़की की आयु 18 और मताधिकार का क्या है? 18 वर्ष। मतदान का अधिकार क्या है? 18 वर्ष में आप मत अपना वोटिंग कर सकते हैं। क्योंकि भारत में वयस्क मताधिकार है। भारत में क्या है? वयस्क मताधिकार। और वयस्कता की एज क्या मानी गई है? 18 वर्ष मानी गई है। अब है दोस्तों कि भारत के सार्वजनिक पदाधिकारियों का वरीयता क्रम, कि सबसे पहले कौन आता है फिर कौन आता है, वरीयता क्रम क्या है पूछ लेता है। तो भाई भारत का राष्ट्रपति पहला व्यक्ति होता है, प्रथम व्यक्ति भारत का किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को। ठीक, उसके बाद दूसरे स्थान पे वरीयता क्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हैं, फिर प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के बाद राज्यपाल प्रधानमंत्री के बाद राज्यपाल आ जाते हैं, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री 6वें स्थान पर, 7वें स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश भारत के एक ही स्थान पे हैं, 7वें। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फिर मंत्रियों का क्रम आता है, फिर मुख्यमंत्री का आएगा, फिर योजना आयोग के उपाध्यक्ष का आएगा, फिर राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता का आएगा, फिर भारत रत्न प्राप्तकर्ता का स्थान आता है। ये ध्यान रखिएगा। राज्य के राज्यपाल से क्या मतलब है? जितने भी राज्य के राज्यपाल होंगे सब आ जाएंगे। ठीक है ना। मुख्यमंत्री से क्या मतलब है? जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं सब आ जाएंगे। ये वरीयता क्रम है दोस्तों, वरीयता क्रम है, ध्यान दीजिएगा। अगला हम लोग देखेंगे पॉलिटी में इंपॉर्टेंट बिंदुओं को देखेंगे कि नागरिकता संशोधन, नागरिकता संशोधन यानी नागरिकता संशोधन, फिर 2 बार हो गया क्या भाई? नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 11 दिसंबर 2019 को हुआ। इंपॉर्टेंट। मेघालय राज्य का गठन कब हुआ? 1972। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ दोस्तों? कमेंट करिए। सिक्किम का गठन कब हुआ? सिक्किम, कमेंट करिए। मीरा सेठ किससे समिति, मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? हथकरघा उद्योग से। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके कहने पर? किसकी सलाह पर? किसकी सलाह पर? उपराज्यपाल की सलाह पर। दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत। बाल श्रम निषेध विनियमन कब हुआ? 1986। और बाल संरक्षण, बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग ने कब लागू किया? तो 2006 में किया, 2006 में किया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। पंचायत भंग होने की स्थिति पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक है। पंचायत का चुनाव कराने के लिए इसका निर्णय राज्य सरकार लेती है कि पंचायत में चुनाव कराए जाएंगे। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नियमावली में पंजीकृत लोग मिलकर ग्राम सभा का गठन करते हैं, यानी वोटिंग लिस्ट में जो वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जिनका नाम है, उन्हीं के वोटों द्वारा मिलकर ग्राम सभा का गठन किया जाता है। पंचायत जो है राज्य सूची का विषय है। पंचायत किस सूची में आता है? तो राज्य सूची में आता है। 11वीं अनुसूची में कुल कितने हैं? 29 विषय हैं। बलवंत राय मेहता समिति, ध्यान रखिए कि पंचायती राज पर बने हुए जितनी समितियां हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था पर पहली समिति कौन सी बनी थी? तो बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। फिर अशोक मेहता समिति, फिर पीके राव, फिर सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति, और पंचायती राज से संबंधित हैं ये सब, और क्रम से हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, पीके राव सिंघवी, पीके थुंगन, और ठीक है। अगला अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा का वर्णन है। ग्राम सभा का वर्णन किसमें मिलता है? अनुच्छेद 243 ए में मिलता है। ठीक। पंचायत के कितने स्तर हैं? तो पंचायत के 3 स्तर हैं। कौन कौन? एक ग्राम पंचायत, एक प्रखंड, प्रखंड मतलब ब्लॉक है ना,
और जिला पंचायत। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की बात करता है, ठीक। और 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। अब कुछ संविधान संशोधन है दोस्तों जो आपके लिए बड़े महत्व के हैं। 100वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2015 में हुआ। इसके तहत भूमि अधिग्रहण हस्तांतरण की बात की गई, भूमि हस्तांतरण की बात की गई, भूमि समझौता हुआ भारत का बांग्लादेश के साथ। अगर हम बात करें 101वां संविधान संशोधन 2016 में ये पारित हुआ, लेकिन लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को हुआ। जीएसटी को संवैधानिक प्रारूप मिल गया और लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। अगर हम बात करें 102वां संविधान संशोधन 2018 की, तो इसमें क्या है? ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता देना, ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता देना। और 103वें की बात करें संविधान संशोधन 2019 की, तो ईडब्ल्यूएस यानी सामान्य गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण देना, 10% का आरक्षण देना। 104वां संविधान संशोधन 2020, 104वां संविधान संशोधन 2020 क्या है? SC/ST के लिए लोकसभा में आरक्षण 2030 तक बढ़ाया गया। SC/ST का लोकसभा में आरक्षण कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 104वें संविधान संशोधन द्वारा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। मत देने का अधिकार कैसा है? तो एक संवैधानिक अधिकार है, एक क्या है? संवैधानिक अधिकार है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पदावधि कितने वर्ष की होती है? उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 8 वर्ष के लिए। राज्य में धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, विधानसभा में केवल प्रस्तुत किए जाते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जो 1/2% लोग, 1/2 भाग, इसका मतलब हिस्सा 1/2 लोग जो होते हैं वो प्रति 6 वर्ष होता है, प्रति 2 वर्ष बाद इसमें क्या होते हैं? बदलते रहते हैं, ठीक है ना। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठकों से बिना अनुमति के 60 दिनों तक, यानी राज्य विधानमंडल में कोई भी सदस्य 60 दिनों तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। विधान परिषद के 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है, शेष 1/6 सदस्यों का राज्यपाल द्वारा क्या होता है? मनोनयन होता है। संविधान में राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग चलाए जाने की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, यानी कोई भी प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है जो राज्यपाल पर महाभियोग चलाने की बात करता हो, ऐसा नहीं है। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति एक नहीं, एक से अधिक या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल चुना जा सकता है, ये ध्यान देने वाली बात है, राज्यपाल चुना जा सकता है। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 कब पारित हुआ? 15 जून 1955 को, ठीक। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 यह कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 को। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और उत्तराधिकार अधिनियम 1956। अरे भाई, विवाह होगा तब न बच्चे होंगे, तब न उत्तराधिकार के लिए लड़ाई शुरू होगी। तो अपने दिमाग में आप बैठाइए कि पहले हिंदू विवाह अधिनियम 55 और 56 में उत्तराधिकार आ जाएगा, 56 में उत्तराधिकार आ जाएगा। अब हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करेंगे। दोस्तों, इतिहास से संबंधित मैंने एक वीडियो पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, आप चले जाइएगा प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। 1857 से 1947 तक या 1950 तक वर्षवार घटनाओं को,
वर्षवार सभी घटनाओं को व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया गया है। मैं बता दूं, जब से मैं वो वीडियो बनाया हूं, जब भी कोई परीक्षा होता है उस वीडियो से प्रश्न जरूर आते हैं। 2 भाग में शायद है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, लाल मोहन घोष थे, लेकिन ये विकल्प में आते नहीं हैं, इसलिए हम लोग पहला किसको टिक लगा लेते हैं? दादा भाई नौरोजी को। लेकिन अगर लाल मोहन घोष, लड़ने वाले लाल मोहन घोष और दादा भाई नौरोजी दोनों हो, तो आपको क्या करना है? दादा भाई लाल मोहन घोष को कर लेना है। स्वराज का प्रस्ताव पहली बार दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में रखा था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। सोज ए वतन पुस्तक किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद की है। स्प्रिंगिंग टाइगर एक पुस्तक है, हुटवे की है, और इसमें सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर इन्होंने लिखा है। स्प्रिंगिंग टाइगर। उड़ीसा में भयंकर अकाल कब पड़ा? तो 1866 और 67 में। इसे प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। बात करते हैं युगांतर संस्था की, कि युगांतर संस्था की स्थापना किसने कब हुई? तो 1906 में। किसने करी? तो 2 लोगों ने मिलकर की थी। कौन कौन? भूपेंद्रनाथ दत्त और वारिंद्र घोष। 1955 की महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो एसबीआई की स्थापना हुई। ये पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? एसबीआई कर दिया गया। 1955 में ही आईसीआईसीआई बैंक की भी स्थापना की गई। 1955 में ही मैरिज एक्ट लागू किया गया और 1955 में ही राजभाषा आयोग का गठन किया गया। अब बात करते हैं 1917 की घटनाओं को। इसी तरह से दोस्तों मैं वर्षवार घटनाओं को उसमें कराऊं, यहाँ कम कराया हूं, यहाँ तो 2 ही 4 कराया हूं, चूंकि एक रिवीजन क्लास के रूप में यहाँ मैं करा रहा हूं। लेकिन वर्षवार घटनाओं का हिस्ट्री में मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, जीके जीएस के प्लेलिस्ट में, सामान्य अध्ययन के, उसमें देख लीजिएगा। तो 1917 की प्रमुख घटनाएं क्या है? सैडलर आयोग, रूसी क्रांति, साबरमती की स्थापना अहमदाबाद में, और चंपारण सत्याग्रह। ये सभी घटनाएं कब की हैं? 1917 की हैं। सभी घटनाएं कब की हैं? 17 की हैं। और ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। शिक्षा से संबंधित अगर प्रमुख आयोग की बात करें तो वुड डिस्पैच 1854, हंटर आयोग कब आया? 1882, सैडलर आयोग 1917, वर्धा योजना जो महात्मा गांधी की है, हिंदी की एकमात्र विश्वविद्यालय है, हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में महाराष्ट्र में है ना, पुणे। सार्जेंट योजना 1944, राधा कृष्णन आयोग की स्थापना 1949, और कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई? 1964 में हुई। प्रमुख युद्ध की बात करें दोस्तों तो इन सभी युद्धों और इन कार्यों में, संधियों में 100 वर्ष का गैप है। कितने का गैप है? 100 वर्ष का गैप है। जिसे तालीकोटा का युद्ध, इसे बन्नीहट्टी का युद्ध भी कहते हैं, इसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। ठीक, कब लड़ा गया? 1565 में। पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में। पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी। इसी समय इनको नजरबंद किया गया था, शिवाजी को। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में अंग्रेजों ने किया। भूटान युद्ध, अंग्रेजों ने भूटान पर आक्रमण कब किया? 1865 में। और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? जब भारत आजाद हो गया 1950 में, तो उसके बाद 1965 में। सर्वोदय, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बड़े कंफ्यूजन वाला ये क्वेश्चन है। सर्वोदय शब्द का पहली बार प्रयोग तो महात्मा गांधी ने करा जरूर,
लेकिन सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे ने किया था। सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे ने किया था। यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है, जब सर्वोदय समाज की स्थापना किसने करी? ऑप्शन में महात्मा गांधी और विनोबा भावे दोनों रहते हैं। हम महात्मा गांधी को टिक कर लेते हैं, जो कि क्या है? गलत है। ठीक। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। कहां की अध्यक्षता? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब किया? अनशन बहुत किया, लेकिन यहाँ आमरण अनशन यानी मरण तक। आमरण का मतलब है मरण तक, जब तक मेरी बात नहीं मान ली जाएगी मैं आमरण अनशन करूंगा, मर जाऊंगा चलेगा। ठीक है ना। इस कब की थी? कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत या निर्णय के समय उन्होंने किया था। ठीक। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन हैं? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं। ठीक। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास ने की थी। ठीक। इनके साथ और भी लोग थे। चलिए अगला है, गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल कब करी? तो 1918 में की, अहमदाबाद मिल हड़ताल के समय। ठीक। भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। चलिए अवध किसान की स्थापना कब हुई थी भाई, बता दीजिए। असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पत्रकार कौन था? तो वेब मिलर था। ध्यान रखिएगा, वेब मिलर था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय पत्रकार कौन था? लुईस फिशर था। इसी ने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी थी। ये ध्यान रखिएगा, इसी ने महात्मा गांधी की क्या की थी? जीवनी लिखी थी। दोस्तों मैंने कहा कि एक रिवीजन क्लास के तौर पर एक ऐसा क्लास जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, मैंने पूरा करा दिया, कंप्लीट करा दिया। आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस रूप में लेते हैं, इसको कैसे तैयार करते हैं, क्योंकि प्रायः परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना न भूलिएगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद।